हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने मैटर और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि उसके हम कितने टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, और वहीं से हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। वैसे ये जो थ्योरी थी, ये सबसे पहली थ्योरी थी जिसने हमें एटम के बारे में, एटम के वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाया था डॉल्टन ने सबसे पहले, इसलिए हम ये थ्योरी पढ़ते हैं। वैसे ऑल्दो इस थ्योरी के जितने भी पोस्टुलेट्स हैं वो सब प्रेजेंट टाइम में रॉन्ग प्रूफ हो चुके हैं, बट स्टिल हम इस थ्योरी को पढ़ते हैं because this is the first theory who tells us about the atom. So what are the postulates of Dalton's atomic theory? We are going to start now. The first one is said that matter is made up of very small undivisible particles called atoms. That matter जो बना होता है आपका, वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से बना होता है जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, विच आर अनडिविजिबल पार्टिकल्स, और उन्हें ही डॉल्टन ने नाम दिया था एटम्स। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है? ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट इज आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, दैट इज शेप, साइज एंड मास एक्सेट्रा। कि एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स रहते हैं वो सब आइडेंटिकल होते हैं। ऐसा नहीं कि जो सेम एलिमेंट है, कार्बन है, उसमें एक कार्बन अलग टाइप का रहेगा, दूसरा कार्बन अलग टाइप का रहेगा। दैट इज मास, शेप एंड साइज, ये क्या होते हैं? सब सेम होने चाहिए। तो आज के टाइम में तो आइसोटोप अवेलेबल हैं, इट मीन्स ये थ्योरी, ये जो पोस्टुलेट था ये रॉन्ग है, बट स्टिल एट दैट टाइम दिस पोस्टुलेट इज़ वेरी मच करेक्ट। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है? एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बाय एनी केमिकल प्रोसेस। कि जो एटम्स हैं उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल प्रोसेस के ज़रिए। लाइक अगर किसी भी केमिकल प्रोसेस में कार्बन ने पहले पार्टिसिपेट किया है तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी कार्बन ही रहेगा। ऐसा नहीं कि कार्बन नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सॉरी। और इसका जो अगर लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो आपकी जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है उनमें ऐसा नहीं होता है। उनमें आप रिएक्शन के ज़रिए दूसरे एटम को कन्वर्ट कर सकते हो, बना सकते हो। तो वहाँ पे भी ये थ्योरी आपकी रॉन्ग प्रूफ होती है। और फर्स्ट वन जो थी कि एटम जो होते हैं स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, जबकि आज के टाइम में हम देख सकते हैं कि एटम को और फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। मीन्स उसका फर्स्ट जो पोस्टुलेट था वो भी आपका रॉन्ग प्रूफ हो चुका है। फोर्थ वन, दैट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन नेचर। जो एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं नेचर में। मीन्स हर एक एलिमेंट के जितने भी अलग अलग एलिमेंट हैं तो उनका जो नेचर होगा वो आपका डिफरेंट रहेगा। तो ये आपके मेन 4 पोस्टुलेट थे डॉल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के। आगे हम स्टार्ट करते हैं द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। मीन्स जितनी भी आपकी केमिकल रिएक्शंस हैं उनके लिए कुछ लॉज बताए गए हैं, वो हम एक एक करके वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या कहता है कि आपका जो किसी भी रिएक्शन में जो मास है वो हमेशा कंजर्व रहता है। मीन्स बिफोर रिएक्शन कोई मास था आपका x, तो आफ्टर द रिएक्शन, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, मास इज आल्सो x। मीन्स मास आपका x ही रहेगा, आपके मास में कोई चेंज होने वाला नहीं है। इट इज़ गिवन बाय लेओशायर ने ये दिया था। इन ए केमिकल चेंज टोटल मास रिमेन्स कंजर्व, दैट इज मास बिफोर रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन। अगर इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, H2 gas plus half O2 gas, it gives H2 liquid. Before reaction 1 mole H2 and half mole O2 is consumed, and after the reaction only 1 mole of H2 is produced and 0 mole of H2 and O2 are remain. So mass before, if we calculate the mass before reaction, we can say the mass of 1 mole H2 and 1 mole of O2. So mass of 1 mole H2 is 2 gram and mass of half mole O2 is 16 gram. So total mass before reaction is 18 gram. And if we see the mass after reaction, that is mass of 1 molar water, 1 mole water, that is 18 gram. Means mass is same before reaction, that is also 18 gram, and after the reaction this is also 18 gram. So mass is conserved. Now if we go for the second law, that is law of constant or definite proportion.
इट इज़ गिवन बाय प्राउस्ट ने ये दिया था। ऑल केमिकल कंपाउंड्स आर फाउंड टू हैव कांस्टेंट कंपोजिशन। अगर इसका स्टेटमेंट देखें, ऑल केमिकल कंपाउंड्स आर फाउंड टू हैव कांस्टेंट कंपोजिशन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन और सोर्सेस। जितने भी आपके केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके जो कंपोजिशन है, मीन्स वो किस किस एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, वो हमेशा फिक्स होता है। लाइक H2 हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बनता है। आप किसी भी और एलिमेंट से H2O को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। और H2O के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मोलर रेशियो होता है, दैट इज़ 2:1, दैट इज़ ऑलवेज रिमेन द सेम इन ऑल द यूनिवर्स। आप कहीं से भी वाटर ले आइए, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मोल रेशियो रहेगा वो हमेशा 2:1 के रेशियो में ही रहेगा। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, दैट इज़ 1.8 ग्राम ऑफ ए सर्टेन मेटल बर्न इन ऑक्सीजन गेव 3 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। मीन्स 1.8 ग्राम एक मेटल है, उसको हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमें 3 ग्राम उसका ऑक्साइड मिलता है, मेटल का ऑक्साइड। ठीक है। सेकेंड हम क्या करते हैं, 1.5 ग्राम of the same metal heated in steam gave 2.5 ग्राम of its oxide। 1.5 ग्राम हम कोई और मेटल लेते हैं और उसको हीट करते हैं इन स्टीम में, तो हमें 2.5 ग्राम उसका ऑक्साइड मिलता है। ठीक है। हमारी दोनों रिएक्शंस अलग अलग हैं, सोर्सेज अलग अलग हैं, ऑक्साइड बनाने के प्रोसेस भी अलग अलग हैं। तो हमें ये दिखाना है कि दैट दिस these result illustrate the law of constant proportion की मीन्स इसमें जो हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं फर्स्ट सैंपल में जो ऑक्साइड बना है उसमें वेट ऑफ मेटल था 1.8 और टोटल जो वेट था ऑक्साइड का, मेटल ऑक्साइड का, दैट इज़ 3 ग्राम। तो अगर हम वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालें तो हम टोटल वेट में से मेटल के वेट को माइनस करेंगे, दैट इज़ 3 माइनस 1.8, दैट इज़ 1.2 ग्राम। ठीक है। और अगर हम रेशियो निकालते हैं वेट ऑफ मेटल इज टू वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो हम देख सकते हैं कि 1.8 इज टू 1.2 मीन्स 1.5 का रेशियो आता है। ठीक है। और अगर हम सेकंड सैंपल में देखें तो वेट ऑफ मेटल इज़ 1.5 ग्राम, वेट ऑफ ऑक्सीजन इज़ 2.5 माइनस 1.5 दैट इज़ 1 ग्राम। यहाँ पे भी अगर हम रेशियो निकालते हैं वेट ऑफ मेटल इज़ टू वेट ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज़ 1.5 इज टू 1, दैट इज़ 1.5 मीन्स द रेशियो जो आता है आपका मेटल और उसके ऑक्सीजन का वेट वो हमेशा सेम आ रहा है। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दिस सैंपल और दिस प्रोसेस फॉलोज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आगे हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट थर्ड लॉ, दैट इज़ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, इट इज़ गिवन बाय डॉल्टन के द्वारा ये दिया गया था। व्हेन वन एलिमेंट कंबाइन with the other element to form two or more different compounds। इसको ध्यान से पढ़ना, दोबारा मैं पढ़ता हूँ। when one element combine with other element to form two or more different compounds, the mass of one element which combines with a constant mass of the other bear a simple ratio to one another। मीन्स आपके A प्लस B दो एलिमेंट्स हैं, आपस में रिएक्शन करके दो डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं। अब ए और बी में से आपको एक एलिमेंट का मास फिक्स रखना है, या तो आप ए का रखिए या बी का रखिए। ठीक है। अगर आप ए का फिक्स मास रखते हो तो बी का जो रेशियो होगा दोनों रिएक्शन में वो आपका एक सिंपल रेशियो में रहेगा। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि वो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। कार्बन एंड ऑक्सीजन व्हेन कंबाइन and can form two oxides CO and CO2। कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं आपके तो दो कंपाउंड आपके मिलते हैं CO और CO2। इसमें कार्बन का जो है फिक्स्ड ग्राम है, दैट इज़ 12 ग्राम दोनों में, और जो ऑक्सीजन है वो है आपका 16 ग्राम और 32 ग्राम। तो आपका जो दूसरा एलिमेंट है, आपका फिक्स्ड एलिमेंट तो हो गया कार्बन, आपका जो दूसरा एलिमेंट है दैट इज़ ऑक्सीजन, वो जो होता है एक सिंपल रेशियो में रहते हैं हमेशा, मीन्स 16:32। अगर हम इसको सिंपल रेशियो में देखें तो 1:2। तो आपका जो दूसरा
एलिमेंट रहेगा वो हमेशा एक सिंपल रेशियो में रहेगा, यही इसका मतलब होता है। थर्ड वन जो होता है आपका थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ऑफ और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वेट। इसको हम देख लेते हैं एक बार। दिस लॉ इज गिवन बाय रिचर। इसका स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है? द रेशियो ऑफ वेट ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी विच combine separately with a fixed weight of the third element C is either the same or simple ratio of the weight in which A and B combine directly with each other। इसके स्टेटमेंट पे अगर आप ध्यान करोगे तो आपको हो सकता है कम समझ में आए, तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। इसमें कार्बन की जो रिएक्शन है वो हाइड्रोजन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है। अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन देखते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से आपके बनता है CO2। इसमें अगर हम उनका रेशियो देखें कार्बन और ऑक्सीजन का, दैट इज़ 12:32, और हम कह सकते हैं 3:8। वहीं अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखें तो वो होता है 2:16 या 1:8। अब दोनों का जो रेशियो होता है 3:8 और 1:8, इसमें अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो देखें, क्योंकि ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स हो चुका है 8, तो अब अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो देखें तो वो आता है 3:1। तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी आपका जो रेशियो रहेगा वो या तो 3:1 रहेगा या 3:1 के एक सिंपल रेशियो में रहेगा, लाइक 6:2 हो जाएगा या 9:3 हो जाएगा, इस तरीके से। तो अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाएं तो आपका प्रोडक्ट बनता है CH4। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का अगर हम रेशियो देखें दैट इज़ 12:4, और अगर सिंपल रेशियो देखा जाए तो वो आता है आपका 3:1। मतलब जो आपका रेशियो आ रहा है वो आ रहा है सेम। तो ये सेम भी आ सकता है या फिर एक मल्टीपल में भी आ सकता है इसका सिंपल रेशियो में। ये आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, इस पे से हम एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन अगर हम एग्जांपल देखें तो अमोनिया कंटेन्स 82.35% ऑफ नाइट्रोजन एंड 17.65% ऑफ हाइड्रोजन। वाटर कंटेन्स 88.90% ऑफ ऑक्सीजन एंड 11.1% ऑफ हाइड्रोजन। नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड कंटेन्स 63.15% ऑफ ऑक्सीजन एंड 36.85% ऑफ नाइट्रोजन। शो दैट these data illustrate the law of reciprocal proportion। मतलब आपको अमोनिया, वाटर और नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, उनमें अलग अलग रेशियो दिया हुआ है एलिमेंट का, कौन कितना अवेलेबल है, और उसके आधार पर आपको बताना है कि ये जो डेटा है ये इलिस्ट्रेट करते हैं कि इसमें जो लॉ लग रहा है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लग रहा है। तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर हम अमोनिया में देखें तो अमोनिया में आपका हाइड्रोजन है 17.65%। इसको हम अगर 100 ग्राम से अगर कंपेयर करें तो 17.65 ग्राम हाइड्रोजन होता है, जिसमें नाइट्रोजन होता है आपका 82.35 ग्राम। और अगर हम 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करें तो उसके लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है आपका 4.67 ग्राम। हम यहाँ पे क्या करें, हाइड्रोजन का ग्राम फिक्स करें, दैट इज़ 1 ग्राम। ठीक है, और उसके लिए नाइट्रोजन कितना चाहिए उसको हम निकाल रहे हैं। H2O में देखा जाए तो 11.1 ग्राम हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन जो होता है वो होता है 88.90। यहाँ पे भी अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल निकालें दैट इज आता है 8.01 ग्राम। तो हमने हाइड्रोजन को क्या किया, दोनों जगह फिक्स कर दिया। अब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ग्राम का रेशियो निकालते हैं। अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ग्राम का रेशियो निकालें तो वो आता है आपका 1:1.7। अब अगर ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है तो आपके N2O3 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आता है वो या तो 1:1.7 आना चाहिए या इसी का सिंपल रेशियो आना चाहिए, लाइक 2:3.4 समथिंग लाइक दिस। सो अगर हम देखते हैं N2O3 में रेशियो तो वो आता है 36.85:63.15। इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1:1.17 आता है। मीन्स
जो रेशियो आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हाँ, ये जो एग्जांपल है ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को शो करता है। इसी को डायग्राम के जरिए भी दिखाया गया है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये जो खाली जगह है वहाँ पे हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को राइट साइड में आप देख सकते हैं, इसका रेशियो जो निकाला गया है 4.67:1। हाइड्रोजन का 1 किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। और डाउन साइड में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का H2O का जो रेशियो निकाला गया है वो भी है आपका 1:8.01। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 1 किया हुआ है, और साइड में आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइन करके दिखाया हुआ रेशियो, दैट इज़ 1:1.7। और जो लेफ्ट साइड में आपका N2O4 है, N2O3 है, उसका रेशियो दिखाया हुआ है, दैट इज़ 36.85:63.15, दैट इज़ आल्सो 1:1.7। तो इसके ज़रिए हम कह सकते हैं कि हाँ, ये जो एग्जाम्पल है आपका, ये जो डेटा हैं ये आपके लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को प्रूफ करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।